गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल से रिलेटेड एक टर्म जिसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको आप बोलते हैं ईएमएफ। ओके, आप सभी ने प्राइमरी और सेकेंडरी सेल देखे होंगे। ऑर्डिनरी सेल्स जो घर पर आप यूज़ करते हैं इस तरीके के होते हैं, ये देखे होंगे आपने। तो यहाँ पर ये एक सेल ले रखा है मैंने यहाँ पर। ओके, ये आपने टॉर्च में यूज़ किया होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आपके स्क्रीन पर दिख पा रहा है तो यहाँ लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। तो ये 1.5 वोल्ट क्या है? ये 1.5 वोल्ट इस सेल का ईएमएफ है। अब ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इसके दो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल और एक है नेगेटिव टर्मिनल। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। कब? जबकि इस सेल से आप कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो। अगर आप करंट ड्रॉ करेंगे किसी रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगी तो ओवरऑल उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो इस सेल के जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि आप इस सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, यानी सेल क्या है आपका ओपन सर्किट में है। सो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 1.5 वोल्ट। इस सेल के लिए जब आपने न्यू परचेज किया तो 1.5 वोल्ट। तो वो 1.5 वोल्ट क्या है? वो है आपका ईएमएफ। आप लोग बच्चे सोचते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो ये फोर्स होगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूँ, ये फोर्स नहीं है। ओके, फोर्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था, वही पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको आप बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। ओके, सो ईएमएफ की यहाँ पर यूनिट वोल्ट है। और एक बार फिर से बताऊं, ये वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में इसी सेल के, जबकि आप सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करें। या फिर आपका सेल क्या हो, इज यूज्ड इन सेल इज वेयर ओपन सर्किट। सेल आपका ओपन सर्किट में हो। अब अगर इंटीग्रेशन की टेक्निक में लिखना हो उसको, तो इस ईएमएफ को हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल। आपको पता है ई का जो फॉर्मूला होता है, ई जो होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको आप फोर्स पर यूनिट चार्ज लिख सकते हैं। एंड एफ इनटू डीएल कुछ समवॉट वर्क डन बनेगा। ओके, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसकी डायमेंशन दे रहा है? दे रहा है आपको पोटेंशियल की डायमेंशन दे रहा है। सो मैथमेटिकली इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड जिसमें आपकी ई की वैल्यू दे रखी है वेक्टर फॉर्म में और डीएल की वैल्यू दे रखी है, सो आपसे पूछा जाता है कि ओवरऑल क्लोज साइकिल के लिए, तो आप इसकी हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ टाइप का प्रॉब्लम बनते हैं इस तरीके से। सो इसके बेसिस पर हम इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, यानी सेल जो एनर्जी सप्लाई करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, यानी पूरी क्लोज साइकिल में घुमाने में एक बार। सो जितनी एनर्जी होगी उसको आप बोलेंगे उसका ईएमएफ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा एनर्जी कैसे हो गई। तो देखो भाई, ई इक्वल टू क्या होता है? अपॉन क्यू होता है। ओके, एफ इंटू डी एल कुछ वर्क डन देगा। ओके, वर्क डन आप एनर्जी इक्विवेलेंट होगा और अपॉन क्यू आ रहा है, उसको आप 1 कर दो तो कितना हो जाएगा? एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू टेक और टू ड्राइव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, वन टाइम, एक बार पूरा घुमा के पूरे सर्किट में ले जाने में जितना आपका एनर्जी सप्लाई करेगा सेल, उसको आप क्या बोलेंगे? उसका ईएमएफ। सो इस पार्ट से ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ईएमएफ क्या है? आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो दो पॉइंट के बीच में होता है। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो होती है ईएमएफ से कम होती है। सो ईएमएफ क्या है? आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो प्लस और माइनस के बीच में है, यानी इलेक्ट्रोड्स के बीच में। कब है? जब आप सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हैं। तो ये आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या है? अगर करंट फ्लो हो रही है किसी पर्टिकुलर एरिया के थ्रू, सो जितना भी करंट फ्लो हो रहा है यूनिट एरिया के थ्रू, ओके, प्रोवाइडेड एरिया क्या है? नॉर्मल रखा है। ओके, करंट की डायरेक्शन में क्या रखा है? नॉर्मल रखा है। सो जो करंट जितना फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया से, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, उसको आप क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। अगर केवल हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो करंट डेंसिटी को अगर हम जे से डिनोट करें तो जे की वैल्यू रहती है आई अपॉन ए, यानी करंट पर यूनिट एरिया। बट इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? ये ऐसे रखा होना चाहिए कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो करंट की डायरेक्शन में है। अगर एरिया वेक्टर करंट की डायरेक्शन में नहीं होगा तो एज यूजुअल जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया, यहाँ पर उसका कंपोनेंट आ जाएगा। ओके, सो उस केस में आप करंट को कैसे लिखते हैं? करंट डेंसिटी की टर्म में। सो आई बनता है आपका जे डॉट ए। यहाँ पर मैं पॉइंट क्लियर कर दूँ कि जो करंट डेंसिटी है
करंट पर रिलेटेड है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो हम इलेक्ट्रिक करंट को करंट डेंसिटी की टर्म में लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। ये दोनों वेक्टर नहीं है, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आपको पता है, स्केलर है। तो यहाँ पर करंट आ गया आपका। सो करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो अब इसकी अगर यूनिट निकालनी हो तो यूनिट कैसे निकालेंगे? करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट होती है ए यानी एम्पियर, और एरिया की होती है आपकी मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये टर्म था आपका करंट डेंसिटी। अब हम करंट डेंसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भी रिलेट कर सकते हैं। प्रीवियस चैप्टर में आपने, प्रीवियस क्वेश्चन में आई थे कि आपने इलेक्ट्रिक करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेट किया था। तो यहाँ पर ले लेते रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट का फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में देखा होगा आपने, क्या था? I equal to NEA VD। This was the relation in between current and drift speed। हमें करंट डेंसिटी निकालनी है। करंट डेंसिटी क्या होती है? J इक्वल टू I अपॉन A। I की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर कितनी मिलेगी? NEA VD डिवाइडेड बाई A। J का फॉर्मूला हो गया NE VD, यानी ये रिलेशन है हमारा करंट डेंसिटी J और ड्रिफ्ट स्पीड VD, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। ओके, फिर से एक बार और क्लियर कर दूं, यहाँ पर करंट डेंसिटी जो टर्म है वो क्या है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो स्टूडेंट्स अब रेसिस्टिविटी पढ़ते हैं। रेसिस्टिविटी क्या है? किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ओके, और इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप कई सारे वायर्स को ज्वाइन कर दें सीरीज कॉम्बिनेशन में तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये वायर है, इसमें एक और वायर ज्वाइन कर दें, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स आप एरिया ऑफ सेक्शन को अगर आप इंक्रीज करेंगे या एरिया ऑफ सेक्शन ज़्यादा लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। देखिए किस तरीके से समझते हैं। ये एक वायर है, ओके, ये एक वायर है, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। तो जब करंट फ्लो करेगा इसका लेंथ सपोज है एल, और यहाँ पर इसका लेंथ है एल डैश, एल है यहाँ पर। तो जब इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर आयन से जो कोलिजन होगा वो इतने में ही होगा। ओके, और सेम मटेरियल है, सेम एरिया ऑफ सेक्शन है। अब यहाँ पर ज़्यादा लेंथ के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है तो बट नेचुरली कोलिजन क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा रेसिस्टेंस ऑफर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? रेसिस्टेंस होगा। ये पॉइंट यहाँ क्लियर होना चाहिए आपको। अब हम ले लेते हैं एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सपोज ये एक एरिया था और एक ये एरिया है, लगभग लेंथ सेम है। यहाँ पर क्या है आपके पॉजिटिव आयन से। ओके, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर जाएंगे, टकराएंगे, इस तरीके से मूव करेंगे और फाइनली बाहर निकलेंगे। यहाँ पर क्या है? स्पेस क्या है? ज़्यादा है, यानी कोलिजन से क्या होता है? रिलेटिवली कम होता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा एरिया जो है आपका वो कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन के पास, और ये कम एरिया है तो रिलेटिवली इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा कर रहा है। तो यानी इन दोनों को हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम दोनों को कंबाइन करें तो क्या मिलता है? R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम जब क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट रहता है रो L बाई A। तो इस रो की वैल्यू होती है R A अपॉन L अरेंज करने पर, और इस रो को बोलते हैं आप रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, यह इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब मैंने बताया था शुरुआत में आपको कि यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। ओके, रेजिस्टिविटी क्या है? किसी मटेरियल की नेचर, नेचर की मतलब प्रॉपर्टी है, इस तरीके से डिफाइन करेंगे आप। ओके, रेजिस्टिविटी को। ओके, रेजिस्टिविटी जो होती है वो एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ एंड एरिया पर। कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को देख के समझते हैं कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ये गलत है, ऐसा नहीं है। रेजिस्टिविटी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ओके,
जैसे आप लेते हैं गोल्ड का वायर लेते हैं या कॉपर का एक वायर लेते हैं सपोज, ओके, कॉपर का अगर जैसे ले लीजिए आप, ये एक वायर रहते हैं कॉपर का, तो चाहे आप इतना सा लीजिए वायर या आप इतना बड़ा लीजिए या इतना बड़ा लीजिए, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, ओके, क्योंकि इसके मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी, एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। हम अभी डिटेल में इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे और देखेंगे किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ओके, बट लेकिन ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, एरिया पर डिपेंड नहीं करती। लेंथ पर क्या डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस, इतनी जो लेंथ है उसका रेसिस्टेंस मान लो R1 है और इतनी लेंथ है उसका रेसिस्टेंस मान लो R2 है, तो बट नेचुरली R2 R1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा लेंथ थी R2 की केस में, ओके। सो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पर, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो ये हो गया, यहाँ से यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर, तो उसकी यूनिट क्या रहेगी, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है आपकी, ओम मीटर होती है। अब हम रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो भी मॉडल पढ़ा था उसके काम में, ठीक है। बट उसको पढ़ाने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा आपको मैं, अगर आप एक वायर लेते हैं, ओके, और उसको बेंड कर देते हैं, अगर आप उस वायर के कॉन्फ़िगरेशन में समझ लीजिए कुछ चेंज करते हैं, साइज शेप में चेंज कर देते हैं, तो कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, कुछ चेंज नहीं होती, तो ये आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं रेसिस्टिविटी, ओके। सो सबसे पहले आपने पढ़ा था रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, आपने डिराइव किया था, ओके, एक बार फिर से कर लेते हैं। फॉर्मूला था I इक्वल टू MeAVD, ओके, और दूसरा था आपका VD इक्वल टू E टाउ अपॉन N। सभी बच्चों को क्लियर होगा किस चीज़ के फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला है करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट स्पीड के साथ, दूसरा फॉर्मूला है आपका ड्रिफ्ट स्पीड का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और टाउ है यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम। तो दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, क्या मिलता है हमारा I इक्वल टू NeAVD, VD की जगह पुट कर देते हैं E टाउ अपॉन M, ओके, ये पुट हो गया। अब अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें, E को पुट कर दें V अपॉन L, क्योंकि E आपका होता है यहाँ पर V अपॉन L, तो I क्या हो जाएगा NE स्क्वायर A E इंटू A स्क्वायर, और टाउ और V की जगह क्या, E की जगह क्या आ गया V अपॉन ML। सो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें V अपॉन I की, तो V अपॉन I की वैल्यू आप ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर कितनी आती है ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। तो V अपॉन I ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, यानी R की वैल्यू हो गई ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ओके। और इसको थोड़ा अरेंज कर लिया, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख के अरेंज करता हूँ इसको, तो ये कितना हो जाएगा R इंटू A अपॉन L, R A अपॉन L, तो ये हो जाएगा आपका M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ओके। तो M R A अपॉन L क्या होता है, रो होता है, रो की वैल्यू कितनी होगी M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। तो ये रेसिस्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, तो ये रेसिस्टिविटी का रिलैक्सेशन टाइम के साथ रिलेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था रेसिस्टेंस का रिलैक्सेशन टाइम के साथ, तो आप कंडक्टर का भी फाइंड कर सकते हैं कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड होती है, ओके। टेम्परेचर चेंज करने पर रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा, और रिलैक्सेशन टाइम चेंज होने से रेसिस्टिविटी क्या होगी, चेंज होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आप इसका वेरिएशन पढ़ सकते हैं, NCERT में जो इसके ग्राफ है उसको प्लॉट जरूर कीजिए NCERT को देखिए और समझिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए, ठीक है। ओके, जो अगले टर्म पढ़ने हैं वो है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस आपको क्लियर होना चाहिए, कंडक्टेंस ऐसा टर्म होगा कि जिसकी वजह से मतलब इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करे, जिस चीज़ का ज़्यादा होगा उसमें इजीली फ्लो करे। रेसिस्टेंस मतलब करंट का अपोज करे, कंडक्टेंस आसानी से फ्लो करे। तो यहाँ पर जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस का क्या होता है, इनवर्स होता है, ओके। सो रेसिस्टेंस की यूनिट आपको पता है ओम होती है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, या इसको महो भी बोलते हैं, ओके। सो
एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप रेजिस्टिविटी का इन्वर्स लेते हैं तो होती है कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/रो, रो की यूनिट होती है ओम मीटर, तो यानी हो गई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को आप बोलते हैं एमएच महो यानी महो पर मीटर। इसका अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपका रेजिस्टिविटी का क्या है, रेजिस्टिविटी का है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ओके, तो सिग्मा का क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एन। तो यानी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के फॉर्मूले आप यहाँ से लिख सकते हो और इनके टेम्परेचर वेरिएशन भी आपने पढ़ना है यहाँ पर। अब हम एक रिलेशन फाइंड करते हैं। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में रिलेशन पढ़ना है। करंट डेंसिटी ओके, जे सिग्मा क्या होता है यहाँ पर कंडक्टिविटी, और ई क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिग्मा प्रीवियस यूनिट में था सरफेस चार्जेस थी वो अलग चीज़ थी, ये कंडक्टिविटी है अलग चीज़ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो जैसा आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, आई का फॉर्मूला था एन ई ए वी डी। ओके, और इससे आई अपॉन ए की वैल्यू निकाले तो जे होती है, यानी जे का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था एन ई वी डी, और वी डी का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, यहाँ लिख देता हूँ ई टाउ अपॉन एम। सो अगर पुट करें हम यहाँ पर तो आ जाएगा एन ई और ब्रैकेट ई टाउ अपॉन एम, यानी क्या हो जाएगा ये, हम लिख सकते हैं इसको जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई। ओके, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई, ये हो गया। और एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ की वैल्यू थी, आपने पढ़ी थी एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ की वैल्यू थी रो, और एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम की वैल्यू थी सिग्मा। तो डायरेक्टली लिख सकते हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा जे इक्वल टू सिग्मा। इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अगर इसको वेक्टर देखें तो आपको पता है जैसे करंट डेंसिटी वेक्टर है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है। सो हम इसको लिख सकते हैं जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई। ओके, तो ये है आपकी ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये वेक्टर फॉर्म है आपकी ओम्स लॉ की। कैसे है देखिए, ओम्स लॉ क्या होता है आपका V इक्वल टू आई आर, ये होता है ना V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, स्केलर है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का एनालॉजी में ले लिया अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लगे यहाँ पर। ओके, और ये I क्या है यहाँ पर करंट है, स्केलर है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में एनालॉजी में ले तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया आपका करंट डेंसिटी। अगर मैं इसको और ऐसे लिखूँ I इक्वल टू जी लिखूँ, आई इक्वल टू ऐसे लिखूँ पहले आपके लिए, ओके थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में, सबको बता देता हूँ। आई इक्वल टू वी इक्वल टू आई है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वन अपॉन आर लिखते हैं जी, आई इक्वल टू जी। अब इसको रिलेट करता हूँ इससे। तो देखिए करंट की जगह है करंट डेंसिटी, स्केलर है वेक्टर है, जी क्या है यहाँ पर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। ओके, वी क्या है यहाँ पर वी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एनालॉग आ गया इसका रिमेंड इस तरीके से। सो ये जो J इक्वल टू सिग्मा ही है यहाँ पर, ये वेक्टर फॉर्म है। किस चीज की वेक्टर फॉर्म है, ये ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। ओके, क्लियर है। बच्चों आपको पढ़ना है कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कार्बन रेसिस्टर्स क्या होते हैं। देखिए रेसिस्टेंस तो वैसे इन वायर्स का भी होता है, अगर ये कॉपर वायर ले लें या ये वायर ले लें, इन वायर्स का भी रेसिस्टेंस होता है। ओके, लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमें हाई रेसिस्टेंस यूज करने होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, सेमीकंडक्टर डिवाइस हो या कुछ भी हो, उसके अंदर में हाई रेसिस्टेंस यूज करने होते हैं। सो वो हाई रेसिस्टेंस यूज करने के लिए अगर हम ये वाला वायर यूज करेंगे, ओके इस तरह के वाला, सो हमें बहुत ज़्यादा
बड़ी कॉइल बनानी पड़ेगी इस तरीके से, बहुत ज़्यादा बड़ी बनानी पड़ेगी कॉइल, सो इफेक्टिव नहीं होगा। सो अगर हमें कॉमर्शियल यूज़ करना है मान लीजिए किसी भी डिवाइस में, ओके, सो कॉमर्शियल यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये कार्बन रेजिस्टर्स। अब कार्बन रेजिस्टर्स का एडवांटेज क्या है? कार्बन रेजिस्टर्स जो होते हैं एक तो कॉम्पैक्ट होते हैं, ओके, बहुत कम जगह में आपको जितना रेजिस्टेंस चाहिए उतना मिल जाएगा, ओके। और दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी कॉस्ट क्या होती है? कम होती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम कॉस्ट है इनकी। सो हम ऐसे कार्बन रेजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। अब बनते कैसे? ओके, कार्बन को मोल्ड करते हैं सिलेंडर की फॉर्म में, और उसके दोनों साइड में क्या होते हैं? टर्मिनल्स होते हैं, ओके। तो अब इनके रेजिस्टेंस से, इनसे किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस बनाया जाता है, कितने भी ओम का रेजिस्टेंस बनाया जाता है, ओके। सो आप उसको कम साइज में बना सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। सो ये कार्बन रेजिस्टर्स मार्केट में मिलते हैं और ये सस्ते भी होते हैं, बट इनकी एक कोडिंग होती है, इस कोडिंग की हेल्प से आप पहचान सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, और वो कोडिंग जो होती है वो कलर से पहचानी जाती है, ओके। इसके ऊपर कलर का एक पैटर्न होता है, उससे पहचानी जाती है, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है इसके रेजिस्टेंस की। सो अगर आप किसी भी कार्बन रेजिस्टर को देखिए तो मोस्टली उसमें 4 बैंड होते हैं, ओके। ये फर्स्ट बैंड, फर्स्ट स्ट्रिप, सेकेंड एंड थर्ड, थोड़ा सा दूरी पर होता है ये फोर्थ। तो फर्स्ट स्ट्रिप जो शो करता है, फर्स्ट नंबर वो शो करता है, ओके। और कलर से उसका नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। इसके लिए एक टेबल है, ओके, जो मैं भी बताऊंगा इसके बारे में आपको, और एनसीईआरटी में भी गिवन है, वो आप देख ही सकते हैं उसको। सो फर्स्ट बैंड के कलर से आप उसका नंबर निकाल लेंगे, सेकेंड बैंड के कलर से आप उसका नंबर निकाल लेंगे, थर्ड बैंड से उसका मल्टीप्लाई 10 की पावर में होगा वो निकाल लेंगे। और ये लास्ट वाला जो होता है, ये बैंड जो होता है, ये होता है तो गोल्ड कलर का होता है या सिल्वर का होता है, या इसका कोई कलर नहीं होता है। सो इससे आप इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, इसको आप बोलते हैं टॉलरेंस। सो इस तरीके से इन कलर्स को देख के आप इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। तो इस कलर को लर्न करने का भी एक कोड है, वो मैं भी डिफाइन करूंगा आपको उसके बारे में, ओके। सो आज की एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, कुछ वैल्यूज दे देंगे कलर की, उससे आपको रेजिस्टेंस निकालने होंगे, कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देंगे, उससे आपको कलर निकालने होंगे, कहीं पर आपको उसका एक करंट निकालनी होगी। एक टाइप का प्रॉब्लम थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसके बारे में दे रहा हूँ, ऐसा प्रॉब्लम आया है सपोज, और करंट की वैल्यू पूछिए, ओके। यहाँ वैल्यूज दे रखी, कुछ रैंडमली ऐसे क्लिक कर लेते हैं, ब्लैक, ब्राउन, और इसको क्लिक कर लिया ग्रीन, और ये है गोल्ड कलर का, ऐसा क्वेश्चन आता है, करंट की वैल्यू पूछिए। तो अभी जो आप टेबल पढ़ने वाले हैं, उस टेबल की हेल्प से आप इन कलर्स को देखिए, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, ओके। वो रेजिस्टेंस निकालने के बाद रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, तो ये प्रॉब्लम ऐसी हो जाएगी कुछ कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक आपका ये सेल लगा हुआ है, ओके। और फिर आपको करंट निकालनी, तो करंट निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं, ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इन कलर्स से इस कार्बन रेजिस्टर्स के नंबर पता चलते हैं, और ओवरऑल क्लब कर देगा आप इसको, तो आपको इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि इन कलर से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, उसको टेबल को याद करने का शॉर्टकट क्या होता है, ठीक है। सो अब हमें ये डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों, कलर कोड का टेबल ये रहा, ओके। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसको याद करने का एक तरीका है, आप ये स्टेटमेंट याद कर लें, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ओके। अब आपको इनके नंबर याद करने हैं, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ओके, विद गोल्ड सिल्वर नेकलेस। सो बी हो गया आपका ब्लैक, और दूसरा बी हो गया ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट, ओके। और इनके नंबर याद करना तो बहुत सारे नंबर होते हैं इनके, 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो मल्टीप्लायर होते हैं वो होते हैं 10 की पावर से स्टार्ट, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3 एंड सो ऑन अप टू 10 टू द पावर 9। और जो आपका फोर्थ बैंड होता है टॉलरेंस वाला, उसमें आता है गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। तो गोल्ड होगा तो 5% होगा, सिल्वर होगा आपका
तो आपका 10% होगा, और कोई बैंड नहीं होगा तो आपका 20% होगा। तो इस तरीके से आपको ये मेमोराइज़ करना है, फिर नंबर आप मल्टीप्लायर लर्न कर सकते हैं इसको। ओके, अब आपको बैंड्स के बारे में बताएं। जैसे मैंने बताया था अभी आपको, 4 यहाँ पर बैंड्स होते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट बैंड जो होता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को शो करता है, सेकंड जो होता है वो सेकंड को शो करता है, थर्ड जो होता है मल्टीप्लायर को शो करता है, यानी पावर में मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और फोर्थ बैंड जो भी है ओके वो परसेंटेज को शो करता है। अगर आपका गोल्ड होगा तो 5% होगा, सिल्वर होगा तो 10%, और अगर कोई बैंड नहीं है तो 20% होगा। ठीक है, तो अब आपको इन कलर्स के कोड याद होने चाहिए। उसके लिए आप स्टेटमेंट याद कर लीजिए। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ विद गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ओके, बी ब्लैक, बी ब्राउन, आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रीन, बी ब्लू, वी वॉयलेट, जी ग्रे एंड डब्ल्यू वाइट। और गोल्ड सिल्वर नेकलेस में आ गया आपका गोल्ड सिल्वर नेकलेस मीन्स नो कलर, नो फोर्थ बैंड, 5%, 10% एंड 20%। ओके, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल तो बच्चों अब ये प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कार्बन रेसिस्टर बना हुआ है जिसमें पहला बैंड येलो कलर का है, दूसरा जो है आपका वॉयलेट है, तीसरा ब्राउन है और चौथा गोल्ड है। तो देखिए पहला जो है आपका येलो है, येलो का अब हम कोड देख लेते हैं। येलो का कोड कितना है, येलो का है येलो वाई यानी 4। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे यहाँ पर। दूसरा क्या है, वॉयलेट है, तो वॉयलेट का कोड लिख देंगे, वॉयलेट का है 7। तो यहाँ हमने लिख दिया, देखिए आप क्या लिख दिया, 7। ओके, अब तीसरा है आपका ब्राउन। ब्राउन का कोड क्या है, ब्राउन का आपका है ये ब्राउन, ये 1 यानी, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे हम मल्टीप्लायर में 10⁻1। सो हम ये लिख देंगे 47 इंटू 10⁻1। ओके, ये लिखने का तरीका हो गया। फर्स्ट को नंबर लिखा, सेकंड भी नंबर लिखा, और मल्टीप्लाई करके थर्ड वाले को लिख दिया जो भी है नंबर उसके अकॉर्डिंग 10 में। और उसके बाद चौथा गोल्ड कलर है, तो गोल्ड का आपका क्या है, गोल्ड का 5% है। तो गोल्ड का ये 5% है, यानी कितना हो गया 47 इंटू 10⁻1 प्लस माइनस 5%। ये इसके रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी। ओके, ये वेरी करती है 5% में, यानी हम इसको कह सकते हैं 470 ओम। अगर हम नॉर्मल लिखें तो 470 ओम प्लस माइनस 5%। ओके, तो इस तरीके से कोई भी अगर आपका कलर दे रखा है, आप उस कलर से इस टेबल की हेल्प से आप जो है उसका रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है रेसिस्टेंस से कलर पूछ जाए, तो इन प्रॉब्लम्स को करिए। ओके।